ओके बेटा, हमारी इस बुक की 8 कविताएं हो चुकी हैं। 8 कवि की कविताएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा कवि है धर्मवीर भारती। तो कविता का नाम है कविता की मौत। एक्चुअली कवि कहना चाहता है कि इंसानों के बीच में जो इमोशन फीलिंग्स होती थी, जो किसी को लेकर जोश होता था, ठीक है, वो अब मटीरियलिस्ट ज़माने में आकर वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। बट फिर भी उसे एक आशा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो किसी मार्मिक दशा को देखकर उसकी जो करुणा भरी कविता लिखते हैं या जोश भरी कविता लिखते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रगतिवादी कविताएं लिखते हैं। तो अभी भी ये जिंदा है कि कविता की मौत हो गई है लेकिन मानवता की मौत नहीं हुई। तो स्टार्टिंग वाली लाइनें लिखता है, लादकर जी आज किसका शव चले और इस शनातर बरगद के तले किस अभागन का जनाजा है रुका, बैठे इसके पाएते गर्दन झुका, कौन कहता है कि कविता मर गई। कवि देखता है कि कुछ लोग जो है जनाजे पर कुछ लेकर जा रहे। जनाजे का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी मृत्यु शरीर को लेकर ले जाया जाता है। तो कवि पूछता है कि इस जनाजे पर किसको लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो किस अभागन का जनाजा है रुका, बैठे इसके पायते गर्दन झुका, कौन कहता है कि कविता मर गई। तो वहाँ पर पेड़ के एक घने पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ उसे बताता है, गर्दन झुकाकर बताता है कि कविता मर गई है, हम उसका जनाजा लेकर जा रहे हैं। यानी कि कविता को उसने मानवीकरण किया है कि वो कविता को, यानी कि लोगों के बीच में जो लिखने की प्रेरणा थी, है ना, कोई भी दृश्य को देखते थे उस पर वो एक बड़ी बड़ी कविताएं लिख देते थे जिसके कारण समाज में नई चेतना जागती थी, उसकी अब धीरे धीरे मृत्यु होती जा रही है। वो लोगों के बीच में जोश नहीं रह गया। तो प्रसंग दोबारा देखते हैं। जो प्रस्तुत पदांश है, क्योंकि जो कविता की लाइन है इसलिए इसे क्या कहा, पदांश। किसकी लिखी हुई है, धर्मवीर भारती की। नाम क्या है कविता का, कविता की मौत। कहना क्या चाहा है इसने कि इस कविता में कवि कविता की मौत अर्थात मनुष्यता की मौत के पर विचार करते हुए कहता है, क्योंकि कविता मानव जीवन में से ही शुभ, सुंदर, रक्षणीय है, इसका ही प्रतीक है। कविता की मृत्यु पर शोक प्रकट हुए करता कवि कहता है, जिन लोग आज ना जाने किसके शव यात्रा में शामिल हैं, किसकी लाश लेकर शमशान घाट की ओर जा रहे हैं। अभी इन्होंने इस जनाजे को घने शानदार पेड़ यानी कि और इस शतनार बरगद के तले इस जनाजे के घने शानदार पेड़ के नीचे रखा है। ना जाने ये किस अबागन का शव है। इसके पाँव की ओर से झुकाए जो व्यक्ति बैठा था उसने कवि को सूचित किया कि ये कविता का शव है, कविता मर गई है। मर गई कविता, नहीं तुमने सुना? हाँ, वही कविता कि जिसकी आग से सूरज बना, धरती जमी, बरसात लहराई और जिसकी गोद में बेहोश पुरवाई पंखड़ियों पर दमी। कहता तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा कि कविता मर गई। वही कविता जिसके कारण यानी कि आग पैदा होती है, सूर्य बनता है, धरती जम जाती है, बरसात आती है। कहने का भाव जैसे मान लो कि हम जलियांवाला बाग की कविता पढ़ते हैं, झांसी की रानी की कविता पढ़ते हैं, तो कविता पढ़ने के बाद ही हमारे मन में जोश जाग जाता है। इन कविताओं के कारण, इन देशभक्ति के गीतों के कारण ही जो स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए थे। भगत सिंह के गीत में मेरा रंग दे बसंती चोला, उसके कविता के बोल से ही, ठीक है ना, तो वो लोगों में एक देश आज़ादी की लहर भर गई थी। इसी तरह कविताओं के साधन से ही लोगों में जो अच्छे काम के लिए प्रेरणा जागती है ना, एक आग की ज्वाला फुटती है, सूरज की तरह वो लोगों को प्रकाश करती है, कईयों को लोगों को जैसे आनंद पहुंचाती है। तो आज ऐसे लगता है कि वो बेहोश हो गई है। नेक्स्ट लाइन है, वही कविता विष्णुपद से जो निकल और ब्रह्मा के कमंडल के में से उबल बादलों की तरह को जगजोरती, चांदनी की रजत फूल बटोरती, शुभ के कैलाश पर्वत को हिला, उतर आई है आदमी की जमी पर, चल पड़ी है फिर मुस्कुराती, सांसें श्यामलाल, फूल फल फसलें खिलाती, स्वर्ग से पता तक जो एक धारा बन बनी,
बनी रही, पर न आखिर एक दिन वे भी रही। कवि कहता है कि वे वही कविता है जिसने भगवान विष्णु को चर्म कमलों से निकालकर ब्रह्मा जी के कमंडल से पैदा कर दिया था और फिर बादलों में मथी हुई आकाश में सारी चांदनी और अपने बीच समेट लेती है। इसके वेग को कम करने के लिए इसे स्वयं ही क्रॉस हुए शिव जी ने अपनी जटाओं को से इसे बांध लिया था। तो ये बाद में नदी बनकर बाहर निकली थी। ये मुस्कुराती हुई मैदानों की ओर चली, जहाँ रास्ते में हरे भरे खेतों को सींचती गई। इसी कारण फसलें फल फूल पैदा हुए। कहता स्वर्ग में से पताल तक और पताल में गंगा बनकर बहती रही। शौक की बात यह है कि इस परम पावन कल्याणकारी गंगा रूपी कविता भी आज मर गई है। बस अगेन देखो, कहता ये वही कविता है जो विष्णु पद से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में जाके पैदा हो गई थी और बादलों को जोकोरती हुई चांदनी, आकाश में चांदनी चांद को बटोरती हुई शिव जी के जो जटाएं हैं उसमें एक पर्वत के रूप में पैदा हो गई थी। पैदा होकर वो गंगा के रूप में पैदा होकर मैदानों में उतरी और जहाँ जहाँ भी जाती गई वहाँ वहाँ घनी फसलें उगाती गई। तो आज देखो, जिसने स्वर्ग से पताल तक यानी कि सभी सृष्टि को हरा भरा किया था, सभी के लिए सुखमयी जीवन लेकर आई थी, आज उसी कविता का निधन हो चुका है। मर गई कविता वही, एक तुलसी पत्तर ओ, दो बूंद गंगा जल बिना, मर गई कविता नहीं तुमने सुना। भूख ने उसकी जवानी तोड़ दी, उस अभागन की अछूती मांग का संदूर मर गया बनका। तपेतक का मरीज ओ, सितारों की कहीं मासूम संतानें, मांगने को भीख है मजबूर। कहता कविता आज मर गई है। देखो, जैसे जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसमें पत्तर, तुलसी के दो पत्तर रखे जाते हैं और दो जैसे गंगा जल के दो बूंद उसके मुंह में पाए जाते हैं, लेकिन उसे ये भी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे लगता है उसका जो पति है वो तपेदिक के कारण भी ही मर गया था, तो उसकी मांग उजड़ गई थी और जो उसके बच्चे थे वो भी जो है इसी अपनी अवस्था के कारण लोगों के आगे मांगने के लिए दुर्बल हो गए हैं। कहने का भाव कि जो कवि है ना, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे, कविताएं लिखते थे, जोश के लिए कविताएं लिखते थे या कुछ भी है, उनकी जो दशा इतनी दयनीय हो गई है कि वो आगे आकर समाज का जो है मार्गदर्शन नहीं कर सकते। कोई गरीबी के कारण मर गया है, कोई तपेदिक के कारण मर गया है कि उनमें जोश नहीं रह गया, कोई पीड़ाग्रस्त हो चुका है, कोई बीमारी ग्रस्त हो चुका है। तो आगे वाली पीढ़ी भी जो है, क्योंकि उसके बच्चे जब कवि को नहीं कुछ मिला देश से या किसी से भी, है ना, उसका जो बनता हक था वो नहीं मिला, उसकी कविताएं बिकी नहीं, उसे प्रसिद्धि या पैसा नहीं मिला, तो उसके बच्चे भी भूख के कारण बिल्कुल उठे, वो भी मांगने के लिए मजबूर हो गए थे। अब कौन कविताएं लिखेगा। यही हाल अब सभी साहित्यकारों का हो चुका है। जहाँ पटरियाँ के किनारे से उठा बेचता है अचले कोयले, याद आती है मुझे भगवान की वे मशहूर बात, जब के ब्रज की एक गोपी बेचने को दही निकली, ओ कन्हैया की रसीली जात में बिसर कर शुद्ध बुद्ध बन गई थी खुद दही, और जे मासूम बच्चे भी बेचने जहाँ कोयले निकले। कहता उस कवि के बच्चों का इतना बुरा हाल जो हो चुका है कि वो जो पटरी के पास अध जले जो कोयले होते हैं उसे इकट्ठा करके बेचने के लिए मजबूर होते ताकि जो अपना जो है रोटी पानी का प्रबंध कर सके। तो इस चीज़ को देखकर मुझे उस कहानी की याद आ गई जहाँ पर जो ब्रज की एक गोपी थी वो दही बेचने निकली, लेकिन कन्हैया के विजोग में, कन्हैया की याद में वो इतनी अपनी सुध बुद्ध खो बैठी कि खुद भी ही वो यानी कि समाज से अलग थलग हो गई, उसकी भी व्यवस्था खराब हो गई। कहने का भाव वो इतनी सुध खो जाती है कि दही के बदले कृष्ण को ही बेचने लगती है, वे कृष्णमयी हो जाती है, कोला बेचने वाले बच्चे भी कोला ही हो जाते हैं, जो प्रभु की माया है। और अब ये वे कोले भी हैं अनाथ, क्योंकि उनका भी सहारा का चल बसा, भूख ने उनकी जवानी तोड़ दी। यूँ ही बड़ी ही नेक थी कविता, मगर धनहीन थी, कमज़ोर थी और बेचारी गरीब मर गई। अब बच्चे भी कहता अनाथ हो चुके हैं, जवानी भी उसकी जो भूखमरी ने तोड़ दी है। तो जो इतनी समृद्ध थी कविता, ठीक है, आज वो धनहीन कमज़ोर हो चुकी है, मर गई है कविता।
जवानी मर गया सूर्य सितारे मर गए, मर गई सौंदर्य सारे मर गए, सृष्टि से आरंभ से चली हुई प्यार ही की ही हर सांस पर चलती हुई आदमिकता की कहानी मर गई। कवि कहता है, घोषणा करता है कि अब कविता मर गई है क्योंकि उसकी जवानी मर चुकी है, उसमें कोई इमोशन वाली फीलिंग्स नहीं रह गई, जिसके कारण एक तरफा प्रलय मच चुका है। ठीक है, जितना भी सौंदर्य के बारे में कोई लिखता था सब कुछ वो ख़त्म हो चुका है। तो कहने का भाव कि उसे ऐसा लगता है कि कविता के मरने के साथ ही सृष्टि से आदिका से जो चली आई प्रेम की धारणा थी वो भी सारी ख़त्म हो गई है। आदमी इतना नहीं कमज़ोर है, पलक के जल और माथे के पसीने से सदा जो स्वर्ग के भी नींव परिस्थितियाँ बना देगी उसे निर्जीव उठे है जे। लेकिन एंड में कवि को एक आशा है, आशा की किरण है कि कविता मर सकती है लेकिन आदमी जन की मानवता नहीं मर सकता। मानव इतना कमज़ोर नहीं है। मानव ने ज़िंदगी में, उसके बुजुर्गों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, तो वो फिर से उसे सरजीत करेगा, जिंदा करेगा और परिस्थितियाँ से जो हार नहीं मानेगा और आगे बढ़ेगा तो फिर नई नई कविताएँ, नई जोश भरी कविताएँ लिखनी शुरू कर देगा। फिर उठेगा वह, सूरज की मिलेगी रोशनी, सितारों की जगमगाहट मिलेगी, कफन में लिपटे हुए सौंदर्य को फिर किरण की नरम आहट मिलेगी। फिर उठेगा वह और बिखरे हुए सारे स्वर समेट पहुँच उसे खून। कहता फिर वो दोबारा से सरजीत होगा, सूरज से उसे रोशनी मिलेगी, सितारों से जगमगाहट मिलेगी, कफन से उसे गर्माहट मिलेगी। तो दोबारा से यानी कि अपनी खोई हुई शक्ति को, निराशा भरे जीवन को वो ख़त्म करके वहाँ से आशा की किरण पैदा करेगा, तो दोबारा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। फिर नेक्स्ट कहता है, भूख खुरेजी गरीबी हो मगर आदमी के सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति के ऊपर कविता के सृजन की आवाज़ है। फिर उबर कर कहेगी कविता, क्या हुआ दुनिया अगर मरगट बनी, अब मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है, हो चुकी हैवानियत की इंतहा, आदमियत का मगर आगाज बाकी है, लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। कौन कहता है कि कविता मर गई है? कहते चाहे जो मर्जी हो जाए दुनिया में, है ना, भूखमरी आ जाए, गरीबी आ जाए, या कुछ भी है, लेकिन जो जिनके अंदर सृजना की शक्ति है वो भूखमरी में भी अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर देगा, वो लोगों को प्रेरित करेगा। ठीक है, उसके अंदर अभी भी जो है, जो समाज सुधार की एक लहर जागेगी तो लोगों को प्रेरित जरूर करेगा। तो इसका सार देखते हैं। धर्मवीर भारती की जो कविता है, कविता की मौत, उसका सार इस प्रकार है कि ये एक कविता प्रतीकात्मक है। ठीक है, सिंबलाइज्ड है। कविता की मौत का अर्थ है मानव के भीतर का जो सौंदर्य, चेतना है, उदारता है, करुणा है, मानवीय उच्चता, जीवन मूल्यों आदि का मर जाना। आज समाज में ये सब धीरे धीरे मर रहा है, इसलिए कवि कोशिश करता है कि कविता मर गई है। किसके अंदर सब कुछ मर रहा है? मनुष्य के अंदर। परंतु फिर उसे लगता है कि कविता के मरने का अर्थ तो मानवता का मर जाना है, लेकिन जो संभव नहीं, क्योंकि जुगा जुगंतर से अनेक उतराव चढ़ाव आए हैं, लेकिन मनुष्यता हमेशा ही जिंदा रही है, मानवता हमेशा जिंदा रही है। कवि कहता है कि जनाजे का चित्र खींचते हुए कहता है कि जे अब बागन की आज मरी कविता मर चुकी है, सदा से ऐसी ना थी, इसके कारण सूर्य में तपस्वी, बादलों में जल था, हवाओं में मदहोशी थी और सुगंध थी। ये कविता तो साक्षात गंगा की तरह कंपैरिजन करता है कि जो मुझे जनाजे में मरी हुई कविता देख रहा हूँ, वो कविता कैसी थी? सूर्य की तरह थी, ठीक है ना, बादलों की तरह थी, हवाओं की तरह थी, सूर्य जो कहते गंगा की तरह थी, विष्णु के पाँव में निकलकर जो ब्रह्मा की करमंडल से उत्पन्न होकर कविता रूप गंगा से स्वर्गीय वरदान है। ये कविता बहुत अभागन निकली, इसको जवानी में भूखे मरना पड़ा, इसकी संतानें भीख मांगने में मजबूर हो गई, इसका पति तपेदिक से मर गया। कहने का भाव ये है कि कविता और उससे जुड़े हुए हर प्राणी का जीवन बहुत कष्टमयी रहा है। इसकी संतानें रेल की पटड़ियों के किनारे जला कोयला खोजने पर मर गई। ये कविता बहुत बड़ी थी, परोपकारी थी, परंतु भूख ने उसे तोड़ दिया, यह मर गई है। कवि मानता है कि कविता का मरना संसार की हर सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता का मरना है। कविता मर गई अर्थात मनुष्यता मर गई है।
कवि कहता है कि कविता की मृत्यु के साथ मानवता की मृत्यु की घोषणा अनिवार्य है। कि अगर मैं कहूँ कि कविता मर गई और मनुष्यता में जो मानवता वो भी मर गई, नहीं, ये चीज़ें नहीं है, मानवता अभी भी जिंदा है। कवि कहता है कि मानवता तो संघर्षशील है, अपनी राख से बार बार उठ खड़ी होती है, इसलिए मानवता की मृत्यु की घोषणा ठीक नहीं है। ऐसा कहना झूठ है। ये फिर हिम्मत करके उठेगी, बुझे सूरज को प्रकाश देगी, सितारों को जगमगाहट देगी, किरणों को नर्म कर देगी। यह मानवता पुनर्प्रकृति के सारे सौंदर्य को समेट कर कविता रचेगी। संसार में कितना ही रक्तपात हो, भूख और गरीबी हो, मनुष्य के सृजन की शक्ति पर भारी नहीं पड़ेगी। कवि घोषणा करता है कि मनुष्यता अब भी जिंदा है, मनुष्य ही सृजन शक्ति जीवित है और मनुष्य का सबश्रेष्ठ सृजन कविता है। इसलिए अभी श्रेष्ठतमा कविता लिखी जानी शेष है। कविता ना कभी मरी थी और ना ही मर सकती है। और प्रतिपाद आप इस प्रकार लिख सकते हो कि एक्चुअली कविता में कवि ने दो मनोदशाओं का वर्णन किया है। एक में निराशावादी, जहाँ पर कहता कि कविता मर गई है, वहाँ एंड में वो आशावादी हो जाता है कि नहीं, ये दोबारा फिर से सूर्य को प्रकाश देगी। तो कविता का उद्देश्य क्या है कि गोद, निराशा और अवसाद के क्षणों में भी मनुष्य को लगता है कि सब कुछ लुट गया है, कुछ नहीं बचा, परंतु ये कुछ समय के लिए लगता है जब तक संघर्ष चल रहा होता है, लेकिन संघर्ष के बाद मुड़ के फिर जो जीवन नॉर्मल चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कविता है आपकी बांध कविता है। बांध जैसी आप देखते हो, जैसे नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए होते हैं, जिसके कारण जो क्या है कि जहाँ तो जल की सिंचाई होती है, जहाँ बिजली बनती है, ठीक है, जहाँ पानी को रुका जाता है ताकि जो किसी के कारण जो फ्लड वगैरह ना आ जाए, है ना। तो कहता है कि ऐसे बहुत सारे बांध वगैरह होते हैं, लेकिन हमने जो बांध अगर नफ़रत के बीचे हुए हैं तो नफ़रत ही पैदा होगी, ठीक है। तो अगर हम प्यार की वहाँ पर बांधेंगे तो प्यार ही पैदा होगा। बांधो नदी जे गिरना की, काली चट्टानों की सीने से निकली है, अंधी जहरीली गुफाओं में उबली है, उसको छूते ही हर वृक्ष सड़ जाएंगे। नदी जे गिरना की है लेकिन नहीं है निरर्थक, जे बांधने से इसका भी अर्थ मिल जाता है। कहता जब आपने जो नफ़रत, ईर्ष्या को लेकर ही ये बांध बना दिए है, तो उससे क्या आशा रखते हो कि उसके पानी से जो क्या फूल पैदा होंगे? नहीं, वो भी पेड़ों को जला देगी, जहरीले जो गोल उसमें गोल जाएगा। प्रस्तुत पदांश धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। तो काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष से संकलन निर्माण योजना शीर्षक कविता के अंतर्गत बांध से लिया गया है। एक्चुअली क्या है, प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए निर्माण जो योजना पर कार्य चल रहा है। नदियों पर बांध बंधे जा रहे हैं, जिससे जल को सिंचाई के लिए और बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कवि ने जहाँ कहा बांध पता लग गया ना, चल गया ना कि किस लिए बनाए गए थे। जल को सिंचाई के लिए और बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाए गए थे आज़ादी के बाद। जैसे भाखड़ा डैम देखते हो, सतलुज डैम देखते हो, है ना। तो कवि ने जहाँ किसी प्रकृति नदी पर बांध बांधने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया, बल्कि मानव मात्र में एक दूसरे के प्रति जो हम नफरत पैदा करते हैं, किसी जात को लेकर, धर्म को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, उसको कहा है कि ख़त्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा बांध बांधोगे तो आप क्या आशा रखते हो कि आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेगी? आने वाली पीढ़ियाँ में नफरत पैदा होगी। अगर आप प्यार के बांध बांधोगे तो प्यार ही पैदा होगा। कवि कहता है कि जे गिरना की नदी है, काली चट्टानों की छाती चीर कर फूट कर निकली है, इसका प्रवाह अंधकार में विशाली गुफाओं में से उबर कर बाहर आया है। नदी के इस भयानक प्रवाह को बांधने की आवश्यकता है। इस नदी पर ही हमें बांध बांधना चाहिए। जे गिरना की नदी अध आग की तरह भस्म कर देने वाली शक्ति के इसमें है। यदि इसमें बढ़ने दिया गया तो इसके लपेट में आकर बड़े बड़े और हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वो भी जल जाएंगे। केवल इतना जान लेने से ये गिरना की नदी है बेमतलब नहीं हो जाता। हमें अर्थात इस पर काबू पाने के लिए उपाय करने चाहिए। इसकी लहरों में बिजली के शक्तिमान घोड़े में सोए हुए हैं, जो इन खेतों में हलों में बेचों और नगरों में कलाओं में बदलों गिरनों के उजाले ताकत में कि आप इस बांध का रूप चेंज कर दो। उसके द्वारा क्या करो कि आप वहाँ पर नफरती जगह जो प्यार के बीज बो,
जैसे बांध से आप क्या सिंचाई का काम करो, बिजली का काम करो, पानी का काम लो, नए नए रूपों में साधो बांधो। अर्थात कवि गिरना का सदुपयोग कर उसे मानवीय हित सापेक्ष बनाने के लिए सलाह देता है। मान लो किसी में बहुत सारा जोश है, अग्रेसिव है कि देश में करप्शन चल रहा है, देश में सिस्टम सही नहीं चल रहा, तो उस एनर्जी को सही जो गाइडलाइन दो कि वो बड़ा अफसर बन जाए, बनकर जहाँ अच्छा नेता बनकर, जहाँ अच्छा डॉक्टर बनकर देश के लिए कुछ काम कर सके। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से कुछ होता है। कवि गिरना का कहता है सदुपयोग कर उसे मानवीय हित सापेक्ष बनाने के लिए सलाह देता है। कौन नहीं जानता कि नदी के प्रवाह में बिजली की शक्तिशाली गौड़ों की ताकत छिपी होती है। उसे ताकत का प्रयोग हम खेतों के लिए, हल जोतने में, नगरों में काल कारखाने चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। कवि का संकेत है कि जल से प्राप्त ऊर्जा की ओर है। कवि संदेश देता हुआ कहता है कि उस ऊर्जा रूपी घृणा को हम उजाला पैदा कर सकते हैं, उसकी शक्ति को हम विभिन्न रूपों में प्रकट कर सकते हैं और समाज में कल्याण कर सकते हैं। आगे कृषि कविता, आई थिंक इसका एक ही पैरा है। जे फसलें काटो पिछले ज़माने में बीज जो बोए विस्मृता के, आज वहाँ सांपों के खेतों उगाई है धरती को फिर से सवारो, क्या क्यारी में बीज नए डालो, पसीने के आंसू के प्यार से हम धरती से मेड़ो, मत बांधो बूम का सभी का दर्द सबका है। तो जहाँ कवि कहता है कि जैसे देश की आज़ादी के दौरान जो हिंदू मुस्लिम कह लो ऐसे करके दंगे फसाद हुए थे, लोगों के बीच में नफ़रत के बीज बोए गए थे, उन बीजों को ख़त्म कर दो, उसके स्थान पर नए बीज बो ताकि हम अपने देश को अच्छी तरह चला सके। प्रस्तुत कविता धर्मवीर भारती की लिखी हुई है, ठीक है। सात गीत में निर्माण योजना शीर्षक के अंदर लिखी हुई है। तो कृषि कविता है। इसमें उसने कहा कि भेदभाव और समानता को ख़त्म करके हम उसे नए बीज बीजने चाहिए और उसे प्रेम, प्यार और हमदर्दी से कमल के बीज बोने चाहिए। कवि धरती को, समाज को सुधारने के लिए भेदभाव पैदा करने वाले विचारों को दूर कर आपसी भाईचारा, प्रेम, प्यार पैदा करना चाहता है। और जो हमारे अनजाने पूर्वज ने गलत बीज बो गए थे, जन के बंटवारा कर गए थे, जहाँ भेदभाव की फीलिंग्स जो क्रिएट कर गए थे, उसे अब प्यार से उसे ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक बार सार देख लो। बांध का सार है कि धर्मवीर भारती नव मानवता के निर्माण की योजना बना रहे हैं। किसकी? नव मानवता के निर्माण के। हम सबके भीतर गिरना की तेजधार वाली काली नदी बहती है जो कि हमारी दुर्भावनाओं को चट्टान से और चेतन मन की गहरी कुष्ठाओं से निकालती है। कवि कहता है कि ये जन्मजात है, ईश्वर दत्त है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, परंतु इस पर बांध बनाकर इस उपयोग में लाया जा सकता। कहने का भाव कि हर मनुष्य में ईर्ष्या की भावना तो होती है, लेकिन उस ईर्ष्या को किस प्रकार हम सही दिशा पर मोड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। जिस तरह बांध की एग्जाम्पल ली है, इस गिरना से सारे मानवीय संबंधों से हरे परे जल जाएंगे, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ये गिरना की नदी बहुत उपयोगी है। जब गिरना बुराई से, हिंसा से, भेदभाव, शोषण और दमन से हो जाए तो ये नदी पर बंदे बांध से तैयार बिजली की तरह उपयोगी हो जाएगी। तभी ये गिरना बिजली के प्रकाश की तरह मानवता का मन आलोकित करे कि इस मानवीय गिरना की शक्ति का मुंह मोड़कर किसी उपयोगी काम में लेना चाहिए और गिरना की नदी का रूप बांधा गया है। और कृषि कविता का सार है, ये कविता प्रतीकात्मक है। खेती या कृषि मानवता के लिए कल्याणकारी व्यवसाय है, परंतु ये भी सत्य है कि हम जैसे बोते हैं वैसा ही काटते हैं। कवि के अनुसार हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो नफरत की भावना पैदा कर दी थी, जिससे आज सांप की फसलें निकल रही है, जहर गिरना बढ़ गया, नफरत बढ़ गई है। कवि कहता है कि अब हमें दोबारा से समाज के रूप खेत को तैयार करना चाहिए, वहाँ पर मेहनत करना, प्यार, हमदर्दी की भावना का बीज बोना चाहिए, ताकि जो हम खेती को मुक्त भाव से विकसित कर सकें और किसी तरह मेड़ों या समाओं को नहीं बांधनी। समाज को मुक्त वातावरण देना, इसी धरती पर सबका समान अधिकार है, सबका दुख दर्द की मानवता का अंश होने के कारण साझा है। तो ये आपका कवि भी हो गया कंप्लीट।